हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला तीसरी दफा मौखर। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई और वकला पेश ना हुए। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसला ना सुनाने की वजह जज की मर्जी को करार दिया। फैसला ना सुनाने की वजह मुज़ाकरात या फिर कुछ और। नई बहस छिड़ गई। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई भी बढ़ गई। शेर अफजल मरवत फिर फंस गए। पार्टी क़यादत पर तनकीद महंगी पड़ गई। शो कॉज नोटिस जारी। शदीद दबाव के बाद मरवत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने नौजवानों को जलाओ घिराव से दूर रहने का मशवरा दे दिया। पीटीआई पर शदीद तनकीद, फौजी जवानों की कुर्बानियों की तारीफ भी कर दी। और कौमी असम्बली इजलास, ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर तंज के निश्तर बरसा दिए। बे इख्तियारी के ताने देने वालों को इख्तियार वालों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। इसके अलावा मुल्क माशी क्राइसिस का शिकार। एफबीआर ने अपने अफसरान के लिए 6 अरब की गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की एडवांस रकम जारी। 1000 गाड़ियों की खरीदारी क्या माशी बहरान में जेब देती है? अहम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब, सेनेट खजाना कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, उस इशू पर तो हम आएंगे कि एफबीआर ने जो गाड़ियों के ऑर्डर दिए हैं 1000 गाड़ियों के तकरीबन, और 6 बिलियन रुपीस है वो अमाउंट बनता है। लेकिन थोड़ी सियासी सूरत हाल जो है उस पर भी आपसे बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। हुकूमती कमेटी में आपके लोग भी शामिल हैं। आपको किस तरफ ये मुज़ाकरात जाते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ नतीजा भी निकलेगा कि नहीं? देखिए जी, पॉलिटिकल सिस्टम में तो मुज़ाकरात कभी बंद नहीं होने चाहिए। मुझे याद है जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हमारे भी उनसे मुज़ाकरात होते थे, मगर वो कभी भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत नहीं है। तो वो उनका ये माइंडसेट ही नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे चला जाता है, कैसे मुज़ाकरात होते नहीं होते, क्या वजह है, क्यों मुज़ाकरात होने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये मसला है उनके साथ। तो अब जो हो रहे हैं मुज़ाकरात, और अब कहा जा रहा है कि तीसरा राउंड भी जो है वो हो जाएगा, तो कुछ नतीजा निकलेगा इनका, या आपके ख्याल में जो है जैसे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? देखिए, वो पीटीआई का माइंडसेट है। मुज़ाकरात से तो हर इंटरनेशनल मसलों के रिजल्ट निकल जाते हैं। ये तो हमारा डोमेस्टिक मसला है, पार्टियों का मसला है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी वो यूएन में जाके रिजॉल्व होगा। तो ये मैं समझता हूँ, ये जो लोग इस किस्म की बात करते हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल हु से सच थिंग्स कि कोई फायदा क्या है, कोई ये क्या है। फायदा क्यों नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज तो मुज़ाकरात के बगैर कभी चली ही नहीं है। हम आज तक पीएमएलएन के साथ मुज़ाकरात किए, बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, वो भी हमारे लिए बहुत बातें करते थे किस्म की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सियासत में मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सलीम साहब के कुछ टाइम पहले ही बिलावल साहब ने ज़बरदस्त अहम रोल प्ले किया 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। फिर जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क के सदर हैं। क्या पीपीपी कोई ब्रेक थ्रू करा सकती है, कोई खुसूसी रोल जो है वो प्ले कर सकती है पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान इन मुज़ाकरात से हटकर भी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी रोल इसमें अहम है। और पीपल्स पार्टी जरूर कोशिश करेगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। और पीपल्स पार्टी का हमेशा यही रोल रहा है कि सियासी हल निकाले हर मसले का। लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा ख्याल रबिया के कहने का जो असल मकसद था कि जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हैं और आपका कोई ऐसा कोई डायरेक्ट कोई खान साहब से उस तरह का आपकी पार्टी का डायरेक्ट उतना क्लैश नहीं है जितना नवाज शरीफ साहब का या खान साहब का एक ज़ाती मसला बन चुका है। तो वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जरदारी साहब बीइंग द प्रेसिडेंट, तो वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकते थे कि वो इनको बिठाए, नवाज शरीफ साहब को, खान साहब को। दरमियान में बातें भी हुई थी कि शायद जरदारी साहब हैं दोनों पार्टीज़ के हेड्स को अप्रोच करेंगे। कोई इस तरह की कोई मूव की बात हो रही है? डू यू थिंक कि जरदारी साहब ने कभी डिस्कशन की हो या कभी उनको अप्रोच किया गया? सर देखिए, वो लेवल तो क्लासा साहब आएगा जब इस मुज़ाकरात का कोई आउटकम होगा या नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वो तो एक फाइनल लेवल है ना, कि उस पे जाके मामला कोई हल हो।
तो मेरा ख्याल है उसमें भी मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट अपना रोल क्यों ना प्ले करे, वो जरूर करेंगे where he feels that he needs to play the role। आपने अभी बात की बड़ी ये खूबसूरत बात की कि 90s में जो बेनज़ीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की जो हमने महाभारत देखी, बैटल देखी, और बहुत सारे उसमें मतलब कोई डल्टी वार्स भी थी, तो इसके बावजूद अगर जरदारी साहब उनके साथ एक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की और खान साहब की या इवन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो क्यों नहीं करा सकते? उनके बारे में तो कहा जाता है वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते होते हैं इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, तो वो खामोशी से सारा ये तमाशा क्यों देख रहे हैं सर? Why is not interfering? देखें क्लासर साहब, हर चीज का वक्त होता है ना, एक प्रोसेस होता है। अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, पहले तो मुज़ाकरात के लिए वो तैयार ही नहीं थे, वो कहते हैं हमें किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, जिनसे हमें बात करनी है हम उनसे करेंगे। तो ये सारी बातें तो उनकी आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो पहले तो वो इस माइंडसेट से आए कि हमने मुज़ाकरात करने हैं, कोई हल निकालना। मतलब ये आप उनको थका रहे हैं, ये मतलब है इमरान खान साहब उनकी पार्टी को थकाया जा रहा है ज़हनी तौर पर, इंटेलेक्चुअल सियासी तौर पर, कि पहले आप माने कि जिन लोगों से आपने बातचीत करनी हो तो कहते हैं वही वाली बात कि डाकू चोर हैं, हमने हाथ नहीं मिलाना। तो आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रैवल कर लें, मुश्किलात देख के उसके बाद वो ज़हनी तौर पर तैयार हों कि हाँ अब बात हो सकती है कि इन लोगों से जिनको वो पसंद नहीं करते। सो ये जरदारी साहब वेट कर रहे हैं थोड़ा सा उनके फटीग होने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है क्लासर साहब। हम तो देखें पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, कई दफा कई लोगों से मुज़ाकरात हुए, फेल हुए, फिर दोबारा हुए। देखिए मैं समझता हूँ ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, तो इसमें हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि कोई बातचीत फेल हो गई, फिर वो दोबारा स्टार्ट हुई, फिर उसका कोई पार्टली हल निकला, पूरा हल नहीं निकला। तो हमें इतना नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि जी ये इस डायलॉग का कोई हल नहीं निकलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। अच्छा, पिछले दिनों अचानक हमने देखी कि एक वेव चली थी कि बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आज़म बनाया जाए, उसके लिए मीटिंग्स भी हो रही थी, पार्टी के कुछ लोग भी कह रहे थे, कुछ सोशल मीडिया, कुछ चैनल्स वगैरह, जर्नलिस्ट। इसमें कितनी सच्चाई है? वाकई बिलावल साहब इस वक्त इन द गिवन सिचुएशन वो शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार हैं, सियासी तौर पर आपकी पार्टी तैयार है, या वैसे मेरे जैसे या दीगर लोग जो हैं वो बैठ के ऐसे खबरें देते रहते हैं? देखें, अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें सर और पार्टी की राय पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हमारी तो ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा, अब जाहिर सी बात है किसी के कहने से या किसी के करने से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते जी। तो एक उसके लिए भी एक प्रोसेस है जो कि हम कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आप समझते नहीं इन द गिवन सिचुएशन जब ऑलरेडी वहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, क्यास है, सड़कों पे, अवान में, हर जगह पे, आज भी अवान में बड़े ये फटे हुए, उस वक्त जो आप उनके पार्टनर्स हैं इनके नवाज लीग के, जब वहाँ से बात आना शुरू हो जाएगी एक साल बाद कि शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल साहब को बनाया जाए वज़ीर आज़म, तो समझते नहीं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो बढ़ेगी और इस मुल्क में ऑलरेडी जैसे मैंने कहा मसाइल हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे। इस मौके पर आपका ये कहना कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए, आपकी पार्टी की तरफ से आवाज़ें आई, तो इट विल ऐड मोर chaos टू द पॉलिटिकल सिचुएशन। आप नहीं समझते? आप क्या समझते हैं कि क्लासा साहब द फैक्ट इज कि आज शहबाज शरीफ भी तो प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया ना, कि नहीं बनाया? ठीक, तो ये कहना कि जी वो क्यों प्राइम मिनिस्टर बने और बिलावल साहब ना बने या कोई और ना बने, तो ये तो कोई बात नहीं है। जब हम किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो वो भी हमारे कैंडिडेट को बना सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान साहब को हटाया गया था तो ये प्रोजेक्ट जो है बुनियादी तौर पर नवाज लीग का नहीं था, ना उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को हटाया जाए, ये जरदारी साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट था और वही लाहौर गए थे, उन्होंने इनसे शहबाज शरीफ साहब से, मरियम साहबा से मिला के इनको राज़ी किया था और उन्होंने तो कहा था कि बिलावल साहब को बना लें वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा नहीं शहबाज शरीफ साहब आपने वज़ीर आज़म बनना है। तो वो कहते हैं सारा जो ट्रिगर हुआ ये तो ये पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, अब वो थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पे सोचते हैं सर, वो तो बना रहे थे वज़ीर आज़म। मैं आपको एक बात बताऊं सर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है, ट्रिगर ये हर तरीके से हुआ था, हर पार्टी के साथ हुआ था, सिर्फ हम नहीं थे, हम इसलिए आपको नजर आए इन द गेम क्योंकि प्रैक्टिकली रोल में हम ज्यादा थे, लोगों को हमने मैनेज किया, लोगों को हमने रखा, लोगों की मैनेजमेंट की, फिजिकली मैनेजमेंट की,
उसकी वजह से आपको ये ज्यादा फील होता है। वैसे आपने इतना बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आई एम सॉरी टू कट यू, आपने कहा फिजिकली मैनेजमेंट की, चलो बाकी मैनेजमेंट तो हमें समझ आती है, इससे फिजिकल मैनेजमेंट से क्या मुराद है लोगों की आपने की, मतलब व्हाट डज इट मीन सर? फिजिकल मैनेजमेंट ये की कि हमारे लोग आके, हमारे जो एमएनएस थे, हमारे जो सेनेटर्स थे, हमारे जो एमपीएस थे, उन्होंने आके सारा ये रोल प्ले किया यहाँ। उसके बगैर तो ये इम्पॉसिबल था। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे थे जो सिंध हाउस में कोई ये पीटीआई के एमएनएस को रखा गया था और बड़े उस पर हंगामे हुए, वो भी तो फिजिकली मैनेज था सर? सर वो तो एक दफा एक जगह की आप बात कर रहे हैं ना, मैरियट में अलग लोगों को रखा गया, सरीना में अलग लोगों को रखा गया, ये तो एक पूरी जिस आप ये करें ना एक मूवमेंट थी ये। इट वाज नॉट कि जी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ, पीपल्स पार्टी का एक कंट्रीब्यूशन था इसमें, तो देयर इज नो डाउट। तो सर इसको ये कहना कि जी सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से ये हुआ, दैट आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। तो सर ये जो आपने कहा सरीना में रखा था, मेरिट में रखा और बड़े 5 स्टार 4 स्टार व्हाटएवर, तो क्लासरा साहब वो लोग डरे हुए थे, उनको थ्रेट्स आ रही थी, तो सर जी सर उनकी हालत खराब थी। वो फेयर एनफ सर, तो उसकी फंडिंग कौन कर रहा था? हु वाज प्रोवाइडिंग द फंड्स? साहब जरा इस पे पैसे लगते हैं इस काम पे सर। सर फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी, और कौन कर रहा था? अच्छा ये मतलब पार्टी फंड से आ रहा था, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग ये कर रहे थे, और कहां से आएगा? अच्छा मैं सर जस्टिन, अच्छा सर अब नाउ कमिंग टू द मेन, आपसे हालांकि बड़ी ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है पॉलिटिकल, और सर ये अभी 2 चीज़ें हुई हैं, हम उस पर फाइनेंस कमेटी पे आते हैं जो आपने पिछले हफ्ते बड़े वहाँ पे इंकशाफात हुए वीज़ा डेबिट कार्ड के हवाले से कि डॉलर्स की जो आपका ख्याल है वीज़ा के ज़रिए बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इससे पहले सर जो अभी आज एक लेटर लिखा है आपकी कमेटी ने, ये इफ़त साहब जो हैं, अगर इफ़त साहबा जो हैं, उन्होंने ये एफपीआर को, जिसमें जो कोई 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं 6 रुपए की खरीदी जा रही हैं, सर इसकी क्या डिटेल्स हैं? अच्छा मैं तो पहले समझा था, मैं शायद लेटर या नोटिफिकेशन जो है ना ये जेली होगा। ये लेटर हमारे पास खुद आया था, तो हमने वेरीफाई करने के लिए ये लेटर एफबीआर को लिखा है कि इसका बताएं ये क्या है। ऐसी सिचुएशन में जब 400 बिलियन रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है एफबीआर में, आप 6 बिलियन रुपए खर्च करने जा रहे हैं गाड़ियां खरीदने के लिए, और इससे क्या ऐसी चीज होगी जिससे कोई बेहतरी आएगी, जिससे कोई रेवेन्यू ज्यादा आएगा, और ऐसे मौके पे ये डिसीजन लेना और ये एक्शन लेना। और दूसरा इसमें एक और इशू है सर कि ये टेंडर प्रोसेस भी फ्लॉड है। अच्छा। एक मैन्युफैक्चरर की गाड़ी आपने चूज कर ली, दूसरे मैन्युफैक्चरर, आज 4-5 मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान में, आपने क्या सबसे ऑफर ली, आपने बिडिंग करवाई अगर गाड़ी लेनी थी, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अभी ये दोनों चीजें जो हैं इस मौके पे आके हमने उनसे यही लेटर मांगा है कि भाई ये क्या है, आपने ये कैसे किया है और इसका क्या प्रोसेस फॉलो हुआ था। तो ये कमेटी अगली कमेटी के आपके इजलास के एजेंडा में होगा मेरा ख्याल है ब्रीफिंग के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 22 तारीख को हमारी कमेटी है, आप जरूर आइएगा। तो सर इसका मुझे ये नहीं आती कि वो ठीक है, जरूरत भी हो सकती है एफबीआर के ऑफिसर्स की ग्राउंड पे। देखें हमें उससे इख्तलाफ नहीं है जी, अगर कैबिनेट ने अप्रूव किया है जरूर जरूरत होगी, आपने जस्टिफाई किया होगा जी, मगर कोई एक प्रोसेस होता है ना, सडनली 1000 गाड़ियों की कहां जरूरत पड़ गई? इसका मतलब एफबीआर में क्या लोग पैदल आते जाते थे? तो आपका क्या, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर, आपने खुद ये मतलब है इस 10-12 साल से ज्यादा कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी के, आपको सारा इन्स आउट, तो आपकी क्या रीडिंग कहती है, आपकी सेंस क्या कहते हैं कि 1000 गाड़ियों को 6 बिलियन इज क्वाइट एन अमाउंट, उसकी क्यों जरूरत पड़ गई होगी इनको? आपकी अपना क्या एक असेसमेंट है सर? तो हमने लेटर लिखा है उनसे पूछने के लिए कि भाई ये क्या एकदम से ऐसी कौन सी चीज हो गई जिसमें आपको ये गाड़ियों की जरूरत पड़ गई, और इससे रेवेन्यू और एफबीआर की वर्किंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आके वो बताएंगे 22 को। अच्छा 22 को इसमें होंगे। चलें सर ये तो आएगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है आप भी शायद एग्री करेंगे कि ये इस तरह के अगर उनकी ज़रूरत है भी सही एफबीआर के अफसरान की, तो आम लोगों में तो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि वो जो टैक्स दे रहे हैं लोग, वो तो ये समझेंगे कि हमारा पैसा जो है वो इन पे सिविल मिलिट्री हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो या दीगर लोग हों, तो उनकी गाड़ियों पर, उनके पार्क्स एंड प्रिविलेजेस पे खर्च होता है, स्पेशली जब आप कह रहे हैं कि शॉर्ट फॉल वगैरह भी हैं। एक साइड तो ये, दूसरी साइड वो कहते हैं इसे ग्रोथ का भी तो एक लगता है कि 1000 गाड़ियाँ आएंगी, अगर 6 बिलियन रुपीज़ जाता है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो लोगों के जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, और ये टैक्सेस हैं या ये ग्रोथ है, वो भी कोई होता है सम टाइम इसका उससे ताल्लुक सर? मेरी तरफ से वो 2000 ले, मगर हमें बताएं तो कि भाई एकदम इस वक्त
1000 गाड़ियों की कैसे जरूरत पड़ गई? 100 गाड़ियां ले सकते थे आप, प्लान बना सकते थे, 3 साल में आप 1000 गाड़ियां ले सकते थे। 1000 गाड़ियां एकदम लेने से आपको क्या आपकी चेंज आएगी एफपीआर में? क्या आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज आएगी? क्या होगा? अच्छा, मतलब आप जानना चाहते हैं पहले उनसे, उसके बाद ही कोई अपनी कोई राय कायम करे? ऐसी बात है ना, उन्होंने भी तो कैबिनेट से अप्रूव कराया, कैबिनेट या तो कैबिनेट को समझ नहीं आई क्या है क्या नहीं है, तो पता तो चले कि ये आपको एकदम से 1000 गाड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई। तो कैबिनेट के आप वो भी मंगवा सकते हैं सर, वहां से कोई ना कोई फाइनेंस वाले बैठे होंगे सारे वहां कैबिनेट पे। नहीं, वो तो हमारे पास समरी है कैबिनेट की। अच्छा, आपके पास है वो? हाँ, राइट सर। अच्छा सर जी, ये नाउ कमिंग टू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था विच वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और लास्ट कमेटी मीटिंग में आपने खासी उस पर बात की है, ये वीजा डेबिट कार्ड के जरिए डॉलर्स बेचने वाली क्या कहानी है सर? सर ये क्लासा साहब, बहुत मुझे दुख हुआ है ये चीज, आज तक ना मैंने रियलाइज किया। और स्टेट बैंक ने मीटिंग में गवर्नर ने मुझे कहा कि सलीम साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा उठाया, उन्होंने मुझे ये कहा और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट की है। तो मैंने कहा गवर्नर साहब, आप और बैंकों ने जो ये काम कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आई कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है और आप धड़ाधड़ वीजा मास्टर कार्ड इशू करते हैं। रुपए में मैं चीज खरीदता हूँ डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और उसकी रॉयल्टी जो है वो वीजा मास्टर कार्ड को डॉलर में जाती है। तो मैंने कहा ये दुनिया में कहाँ होता है? इवन चाइना जैसे मुल्क में आप वीजा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड पे नहीं यूज कर सकते, वो नहीं एक्सेप्ट करते। यहाँ हमारी एटीएम मशीन से पैसे आप वीजा मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड पे निकाल रहे हैं, आप शॉपिंग और चीजें खरीद रहे हैं वीजा मास्टर कार्ड पे, और एवरेज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर क्या निकलेगी, बट एवरेज हर बैंक कोई 2 से 2.5 मिलियन डॉलर वीजा मास्टर कार्ड को भेज रहा है। सालाना? वीकली। अच्छा, वीकली जा रहे हैं। और मैं आपको क्लासा साहब, जो मुझे दुख हुआ ना, वो ये दुख हुआ लोगों की फीस यहां से नहीं गई। जब डॉलर का क्राइसिस आया, कोविड का टाइम आया, सारा कुछ डिले हुआ, एयरलाइंस की रॉयल्टी नहीं, पेमेंट्स नहीं गई टिकटों की, सारी दुनिया के डॉलर रोक दिया आपने, इनको पैसे जाते रहे। तो आपको इसके पीछे क्या कहानी लगती है सर, कि भाई ये क्यों हो रहा था सर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि किसी ने रियलाइज ही नहीं किया, और ये गवर्नर की बात से मुझे अंदाजा हो गया कि उन्होंने कभी इसको देखा ही नहीं। अच्छा। और उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये कितना बड़ा ड्रेन है हमारे ऊपर और कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। ये गवर्नर स्टेट बैंक से ज्यादा किसको डॉलर की सिचुएशन का पता होगा, क्राइसिस का पता होगा? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीरियसनेस नहीं दिखाई, उनको उनके नजदीक ये कोई अगर इशू नहीं था या डॉलर बहुत आ रहे थे, सो लिहाजा किसी को महसूस? डॉलर तो थे ही नहीं हमारे पास, कहां से आ रहे थे? तो उनको तो दे रहे थे सर, ये आप बता रहे वीजा डेबिट वालों को तो मिल रहे थे, उनको बैंक भेजे जा रहे थे। अच्छा सर, एक और बताएं, अगर इन केस जो आप, अगर कोई लोग बाहर जाते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सारे सम टाइम हम भी डेबिट वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं टू बी फेयर, तो अगर हम वहाँ पे कोई चीज़ खरीदते हैं, किताब लेते हैं, शर्ट लेते हैं या वटेवर, कोई आप वहाँ पे जो भी आपने कोई ख़रीदारी करनी है, तो अगर वो नहीं करते वीज़ा डेबिट पे, तो फिर क्या ऑप्शन है? वो यहाँ लोकली तौर पर डॉलर खरीद के जाते हैं, बात तो एक हो जाएगी, रुपीज़ निकालें, लोकल मार्केट से लें, या इसका क्या डिफरेंस है सर? जस्ट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बाहर की ट्रांजैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे जी, बाहर की ट्रांजैक्शन की कोई बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं जो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, रुपी की परचेजिंग, रुपी की आप परचेजिंग कर रहे हैं, राइट, मतलब उसकी बात कर रहे हैं, बाहर का तो मसला ही नहीं है। मतलब जो हम यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उनको फीस जा रही है या उनको क्या जा रहा है सर? सर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, उसके अगेंस्ट उनको फीस जा रही है। तो सर उसका फिर आप जाके गुल अहमद से एक जोड़ा खरीद रहे हैं शलवार कमीज का, उसकी फीस जा रही है। तो सर इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? साफ ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल कंपनी है, वो फैसिलिटी दे रहे हैं। इसका जो उन्होंने जवाब दिया ना, बड़ा मजे का था सर। उन्होंने कहा, आप थे नहीं ना उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक पाक पे अकाउंट भी है, ठीक, पाक पे सिस्टम भी है जी। तो मैंने, वो कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे गवर्नर के साथ, मैंने कहा सर यहाँ कोई तकरीबन 100 आदमी बैठा हुआ है इस कमेटी हॉल में, किसी से मैं किसी का डेबिट कार्ड किसी से पूछूं कि किसी के पास पाक पे का डेबिट कार्ड है?
कभी किसी ने सुना है? मैंने कहा आपके पास है, कहता हाँ जी मेरे पास है। तो मैंने कहा आप कमेटी को दिखा दें, क्योंकि हमने तो आज तक नहीं देखा। ये मेरे लिए भी नई बात है, अगर वो था तो उसको थोड़ा सा इन्हें प्रोपेगेट करना चाहिए था, पब्लिसाइज करते। नोबडी नोज़। मजे की बात की जी। उसने कहा जी बैंकों को आपको ऑफर करनी चाहिए दोनों पहले। मैंने कहा आज तक मुझे 3-4 बैंकों में मेरा अकाउंट है, किसी बैंक ने आज तक ऑफर नहीं किया। फिर एक और मजे की, मुझे भी नहीं किया सर, मेरा भी 2-3 बैंकों में सैलरी की वजह से। मजे की चीज और एक और बताऊंगा आप सर, जो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की फीस देते हैं बैंक को इशू करने की जी, कोई 4,000 रुपए लेता है, कोई 3,000 लेता है, कोई 2,000 लेता है, जो भी लेते हैं वो भी उनको जाती है। अच्छा, ये उनको बहर के जो वीजा डेबिट वाले हैं उनको जा रही है, जिनके जरिए ट्रांजेक्शन हो। तो इसका अल्टरनेट आप बता रहे हैं कि कोई सच कोई मतलब है? हमारा लोकल सिस्टम है। ये जो आप एटीएम मशीन यूज करते हैं, ये वन लिंक सिस्टम, और ये भी सारा बैंकों ने बनाया है। सब बैंक इसके शेयर होल्डर हैं। और ये पाक पे सिस्टम भी बैंकों ने बनाया है। तो ये तो एक मिली भगत है। मैं इसमें बैंकों को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा और स्टेट बैंक को भी ठहराऊंगा कि उन्होंने ये कैसे अलाउ किया। तो अगली कोई मीटिंग में कोई इनको दोबारा एजेंडे पे है आपकी, जो 22 की हो रही है? बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मेजर एजेंडा है, बिकॉज ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर हर हफ्ते जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। जब हम बात कर रहा हूँ आपसे, अभी भी जा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, उनको कोई यहाँ से सपोर्ट मिली हुई है, कुछ लोगों का शेयर है, या क्या मतलब है? सर वो इट्स अ बिजनेस, इट्स अ हैंड इन ग्लव सिचुएशन। तो इसमें कौन हो सकते हैं? बैंक मुलविस हो सकते हैं, या कुछ और कोई बिग पार्टीज भी हो सकती हैं सर, बिग गन्स? सर वीजा, मास्टर कार्ड, बैंक्स और स्टेट बैंक, एंड दे ऑल ऑफर दिस एंड चल रहा है। वो वीजा मास्टर कार्ड बैंकों को पैसे देते और वो ये उसको प्रमोट करते हैं। तो राइट सर, चलें इस पे हम फॉलो करते रहेंगे आपसे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ जो चीज़ें आपने बताई हैं कि इसका अल्टरनेट के तौर पर क्या हो सकता है, और वीज़ा डेबिट कार्ड के हवाले से। बड़ी मेहरबानी सर जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सलीम मानवीवाला हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने बातें की FBR की जो कार परचेजिंग का ऑर्डर है उस हवाले से भी, और वीज़ा और मास्टर कार्ड के हवाले से भी। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज बड़ी अहम मीटिंग हुई चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान ने जो है वो मुलाकात की, उसमें कुछ सवाल जवाब भी हुए, कुछ बहुत अहम कमेंट्स जो हैं वो भी दिए चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी तनकीद हो, और भी कई बातें हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी कंबर जैदी, इनसे बात कर लेते हैं। ये भी वहाँ पर मौजूद थे और इनके भी कुछ अहम सवालात थे जो इन्होंने किए, उसके क्या जवाब आए, इनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या आज की मीटिंग थी और क्या आप लोग की वहाँ पे बातें हुई, और क्या अहम सवालात थे जो आपने किए, और किस तरह का रिस्पांस था चीफ जस्टिस साहब का? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। जो भी कोई चीफ जस्टिस आता है वो सबसे पहले आके एक तो अपने मामला दुरुस्त करके थोड़ी सेटिंग बना के फिर मीडिया से जरूर गुफ्तगू करता है, प्रेस एसोसिएशन के नुमाइंदगान को बुलाता है ताकि वो अपना अगला लाए अमल बता सके कि उसने किन चीजों पे काम करना है, क्या उसका मोटिव है, एजेंडा क्या है, और अपने टेन्योर में वो क्या क्या चीजें करेगा। चीफ जस्टिस की ये 2 महीना बाद मीटिंग भी इसी सिलसिले में थी, जिसमें चीफ जस्टिस ने ये भी बताया कि वो 2 महीने तक इंटरेक्ट नहीं कर सके मीडिया से। उसकी वजह ये थी कि वो सिस्टम को समझ रहे थे, और चूंकि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि सीनियरिटी पे होता है चीफ जस्टिस, लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी तीसरे नंबर पे थे। उन्होंने कहा इतना कुछ सब कुछ जल्दी में हुआ कि मुझे सूट बनाने का भी टाइम नहीं मिला। तो खैर वो चीफ जस्टिस ने अपना जो एजेंडा दिया है उसमें उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले से ज्यादा बातचीत की। उनका तमाम फोकस जुडिशियल रिफॉर्म्स पे था, जिसपे उन्होंने कहा कि मैं जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके जजेस को जो है मोर एम्पावर करूंगा, उनको एक्सपोजर देने की बात की कि उनको मुख्तलिफ ममालिक भेजा जाएगा ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि जो सिंध और बलूचिस्तान के जजेस हैं हमें इन्हें ओन करना पड़ेगा, इन इलाकों के जो जजेस हैं। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जज भी
एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। फिर उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग केसेस हैं ये भी एक बड़ा मसला है, इसको हमने रिजॉल्व करना है, और इसके लिए उन्होंने जो स्पेसिफिकली नाम लिया वो शहजाद साहब का लिया। जस्टिस शहजाद इस सिलसिले में मलिक शहजाद साहब बड़ा तावन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जजेस के दरमियान आपस में भी पिछले हमने 3-4 जो सालों में देखा कि बड़े हार्ड केसेस आए जिसमें जजेस ने पोजीशन ली हुई थी, लेकिन अब कोई ऐसा मामला नहीं है, और अब जो है मैं अपने हर जज को आजाद समझता हूँ। ये जो जजेस के हवाले से बात हुई थी, ये मैंने ही पर्टिकुलरली क्वेश्चन किया था कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने ये देखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी ड्यूरेशन है, और उस ड्यूरेशन में मतलब ड्यूरेशन के बाद अगर जुडिशियल कमीशन बैठता है तो जजेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें चेंज भी किया जा सकता है। तो एक तासुर भी ये जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कोई केस सुना हुकूमत के खिलाफ, या केस चूंकि हुकूमत की उसमें अक्सरियत ज्यादा है, जज को हटा दिया, तो ये तासुर जाएगा कि अदलिया क्या आजाद नहीं है, जजेस को हटाया जा रहा है जो खिलाफ फैसले कर रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरे नजदीक तमाम जजेस आजाद हैं, और मैं ये समझता हूं कि हम इतने सख्त दौर से गुजरे हैं, मतलब यानी 3-4 साल में इतने सख्त केसेस आए हैं जिसमें तमाम जजेस ने जो है ना कोई ना कोई पोजीशन ली हुई थी, तो उन पोजीशन को अब मेरा ख्याल से वैसा मामला नहीं है। लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली वो हिस्सा जिसमें मैंने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में की ड्यूरेशन के हवाले से आपका कोई कंसेंसस हुआ है, आपकी कोई अपनी गुफ्तगू हुई है, उसका उन्होंने आंसर नहीं किया। इससे कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे कि मैं कलेक्टिव विजडम पे यकीन रखता हूं, मैं अपने कोई फैसला जाती तौर पे करना। अच्छा, इस पे कमर आते हैं आप बड़ी अहम चीज़ें बता रहे हैं, इस पे वो आते हैं आपसे वो लेते हैं, लेकिन आपने भी जो बात की जिसका एडमिशन चीफ जस्टिस साहब वो खुद भी कह रहे हैं आपस की बहमी इन फाइटिंग, तो वो किसी ने ये सवाल उठाया, बात की कि आप लोगों की इसी इन फाइटिंग की वजह से आपस में जो महाभारतें हैं, आपस में ग्रुपिंग, लॉबिंग, व्हाटएवर, तो जुडिशरी कमज़ोर हुई और उसको ये फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट या हमारे पॉलिटिकल इदारे हैं या पार्लियामेंट है दीगर को मौका मिला कि वो जुडिशरी को वो कर दें, उसको वो कट टू साइज कर दें। तो जुडिशरी खुद को जिम्मेदार भी समझती है कि उनकी इन फाइटिंग की वजह से आज वो कमज़ोर विकेट पर आ गए हैं और उनको डिवाइड और उनकी पावर जो है ना क्लिप कर दी गई हैं। क्लासा साहब, ये जो सवाल है बिल्कुल आखिर में हुआ था कि जजेस के खतूत के हवाले से, लेकिन चीफ जस्टिस ने इसका जवाब इस तरह से दिया कि अब जो है मेरा ख्याल से टाइम हो गया है, आपको भी जाना है और मुझे भी जल्दी है। तो चीफ जस्टिस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जुडिशियल कमीशन का मामला, 26वीं आईनी तरमीम या इससे जुड़े जो मामला थे जो जजेस के आपस में अमहंगी के हवाले से, उस पर जवाब नहीं देना चाह रहे थे और ना ही उस पर उन्होंने खुलकर बात की है। हाँ, अलबत्ता जुडिशियल रिफॉर्म्स पे उन्होंने बड़ा खुलकर जिक्र किया है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछें, लेकिन जब जरा सी बात यहाँ आती थी, जैसे कि एक और सवाल जब मैंने रखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को क्यों नहीं आपने जुडिशियल कमीशन में रखा, वो एडिशनल जजेस इस्लामाबाद के तैनात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरे पास मामला आया था लेकिन चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो इस वजह से जरूरी नहीं है। हालांकि बाकी क्लासा साहब अगर बाकी चारों सूबों में देखा जाए तो सीनियर प्यूने जज 7 होता है चीफ जस्टिस के जुडिशियल कमीशन में, लेकिन इस्लामाबाद के हवाले से अच्छा ये कमर बताइएगा, उनमें ये कोई ही इज अ वेरी ऑनरेबल जज, बड़ी अच्छी रेपुटेशन उनकी, सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं उनके चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की, कहीं पे ये रियलाइजेशन है कि डैमेज हैज़ बीन डन, अब वो जुडिशरी का वो रोब दबदबा एक जो था वो वाली बात मादरत के साथ वो बात नहीं रही, उन्होंने जिस तरीके के उन्होंने तरामीम की हैं तो जुडिशरी तो अब वो टूथलेस हुई है। अब वो जब सारा उन्होंने कट टू साइज कर दिया है, फिर वो ठीक कह रहे हैं कि इसके बाद तो लॉबिंग भी ख़त्म होनी थी, लेटरबाजी भी ख़त्म होनी थी, अब तो कुछ रह नहीं गया, तो नुकसान तो हो चुका है। अब तो वो यही कहेंगे, अब वो उसको किस चीज़ के लिए लड़ेंगे आपस में, जजेस खतूतबाजी करेंगे, डैमेज हैज़ बीन डन। साहब अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं समझता, ना ही इस मीटिंग से ऐसा कोई तासुर गया है कि जो डैमेज डन हुआ है उसको नहीं, मैं कह रहा सॉरी आपको मैं जरा थोड़ा इसको रिफ्रेश करता हूं, मैं शायद बता नहीं सका कि हुकूमत ने जो पावर्स ले ली हैं
कि अब हम फैसला करेंगे किस बेंच में कौन होगा, कौन सरबराही करेगा, कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन नहीं होगा, मेंबर क्या होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सारी तो फिर वो पावर्स उधर चली गई हैं, तो ये तो सिर्फ जी क्लासा साहब, मैं बिल्कुल आपका सवाल समझ गया, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये। क्लासा साहब, पूरी इस मीटिंग में हम ये ऑब्जर्व करते रहे कि चीफ जस्टिस खसूसन ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, इसके हवाले से क्या राय रखते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के इसके हवाले से पॉजिटिव रिमार्क्स थे कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने केसेस निपटाए हैं और जो है ये मामला तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो आइन कहेगा वही हमें करना है। तो चीफ जस्टिस कहीं पे भी उससे हमें ये नहीं नजर आया कि उनके लिए एक बड़ा सेटबैक हो कि अदलिया की इस तरह से आजादी सुल्ब हो गई है या अदलिया उस तरह से अब वो पावर। आप ये कह रहे हैं कि वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, जो पार्लियामेंट वो कहते हैं पॉलिटिशियंस ऑफ कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज सुपीरियर, सो सुप्रीम कोर्ट इज वही लाइन फॉलो कर रही है और उसी चीज पे वो मुतमिन भी हैं चीफ जस्टिस साहब। बिल्कुल क्लासा साहब, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल उससे चीफ जस्टिस हमें मुतमईन नजर आए। वो अपना फोकस जुडिशियल रिफॉर्म्स पे रखे हुए थे, ना ही कोई जो इंपॉर्टेंट 184(3) के अंडर केसेस होते हैं उसके पे कोई बात कर रहे थे, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ आ रहे थे। उसकी क्लासेस साहब बड़ी वाज़े वजूहात भी हैं। आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब तीसरे नंबर पे थे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में चूंकि ये सारा क्राइटेरिया चेंज कर दिया, फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो तीसरे नंबर से उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं होता है इस मामले में। तो अब लेकिन खैर लास्ट कमेंट, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कोई लॉबिंग नहीं की, वो कोई दौड़ में शामिल नहीं थे, वो तो घर बैठे हुए थे, उनका तो कहीं चांस ही नहीं था। सो वो तो क्लेम कर सकते हैं कि मेरा कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ना लॉबिंग की, ना मैंने किसी को कहा, ना मैंने लेटर लिखे, तो ना मैंने चीज़ें की। सो ही कैन क्लेम कि जनाब कि मुझे तो ये मेरिट पे कानून के तहत पार्लियामेंट की न तरमीम के जरिए मैं चीफ जस्टिस बना हूं मैं। जी साहब, ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की रेपुटेशन ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके फैसलों के हवाले से वो बड़ी अपराइट है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है फैसले किए हैं, लेकिन ये इसलिए भी जाने जाते हैं कि ये जो है ना दरमियान का कोई रास्ता निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रे एरिया में रहते हैं, ब्लैक। थैंक यू कंबर जैदी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया जो आप चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात की। इस वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा ही अहम डेवलपमेंट जो आज हुई वो क्लासा साहब थी। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आना था वो एक दफ़ा तीसरी दफ़ा जो है वो मौखर हो गया और इसमें जो है वो बड़े सवालात उठ रहे हैं। जज साहब कहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे नहीं टाइम पे। सुबह जो है वो लोग कहते हैं कि हमें 11 बजे का टाइम दिया हुआ था और पहले से हमें बताया हुआ था कि 11 बजे जो है वो आना है, और हम जब आए तो जज साहब को बहुत जल्दी थी, वो जा चुके थे। तो ये कुछ कन्फ्यूजन जो है वो चल रही है और इसके साथ साथ कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर भी चल रही है। वो हम सब सुन चुके हैं जो मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब और वो जो इन फाइटिंग जो है पार्टी में वो चल रही है, और ये सब चल रहा है जब मुज़ाकरात जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं। देखते हैं कि तीसरा राउंड जो है वो मुज़ाकरात का कब होता है। उसके साथ साथ ये 190 मिलियन पाउंड केस